हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम अरे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। 3 संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त क्रम चलता है हमारा। तो आज भी इस त्रिवेणी संगम में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे चैतन्य केंद्र क्या होते हैं और प्रेक्षा ध्यान में इसका क्या महत्व है। तो हमारे साथ मधु जी नाहटा, जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं मधु जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं तीनों संस्थाओं की तरफ से। हमारे साथ राजू डांगेसर अमरावती महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र रत्न डांगेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डांगेसर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मधु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें ससम्मान सादर आमंत्रित करें। डांगेसर। ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को दुनिया के अलग अलग ट्रेनर हमें सेवा देती है और इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष प्रशिक्षक है जो मधु जी नाहटा सूरत से है, जिन्होंने उनका मैं सर्वप्रथम राजू डांगे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस स्टेशन। ओमर मधु जी नाहटा जो सूरत से है, जीवन विज्ञान में उन्होंने एमए किया है और 12 साल से एमए के जो स्टूडेंट है उन्हें वो पढ़ाती है, उपासक भी है और आपकी 10 यात्राएं की है और प्रेक्षा लेवल 1 की ट्रेनर है। और आज का जो विषय है चैतन्य केंद्रों का महत्व क्या है और इन्हें सक्रिय कैसे रखे, इस विशेष महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त विषय है। तो ऐसे हमारे मधु जी हमें बहुत सारा ज्ञान इस विषय के बारे में देने वाले हैं। तो मैं पुनश्च उनका तीनों संस्थाओं की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मधु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज का सेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे अरहम वंदे अरहम वंदे अरहम। आदरणीय आनंद भाई साहब और आदरणीय अलका जी, और आज जो ये त्रिवेणी संगम है उसमें राजू जी, डांगी भाई साहब का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और इस मंच पर, त्रिवेणी मंच पर उपस्थित सभी आत्माराधक बंधुओं, योग के जो
प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग ओम अरहम। बंधुओं। आज आज का विषय है चैतन्य केंद्र का महत्व क्या है, और जो इसको सक्रिय कैसे किया जा सकता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा यह दिया गया एक महान अवदान है, और इसमें जो ध्यान की पद्धति है उसका एक अंग चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है। चैतन्य केंद्र है क्या? हम जानते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वह दो चीजों से बना हुआ है, आत्मा और शरीर। आत्मा जीव है, जिस जीव का लक्षण है चेतना। तो आत्मा और शरीर, चेतना जीव का लक्षण है और शरीर अजीव है। तो हमारे शरीर में, इस शरीर में आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, यानी कि चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां चेतना सघन रूप से बहुत अनेक प्रदेशों के साथ मिलकर अवस्थित रहती है। तो उन स्थानों को यहाँ प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्र कहा गया है। केवल प्रेक्षा ध्यान में ही चैतन्य केंद्र की चर्चा नहीं की गई है। अन्य आयुर्वेद में जैसे मर्म स्थान 107 मर्म स्थान बताया गया है। और हम ग्लैंड्स की चर्चा करते हैं, ग्रंथियों की चर्चा करते हैं, तो वो 7-8 मुख्य ग्रंथियों की बात हम करते हैं। और इसमें चक्र, योगा में चक्र की बात करते हैं, वो भी 7-8 मुख्य चक्रास की हम बात करते हैं। तो इनकी जो स्थान है और हमारे जो चैतन्य केंद्र के स्थान है वो लगभग समान है, और उनकी कार्य पद्धति या उसके बारे में भी समानताएं हैं। तो आज मैं, जैसा कि आपको बताया गया है तस्वीर में कि चैतन्य केंद्र कहाँ कहाँ है, हमारे प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र हैं। तो नीचे के स्थान से हम शुरू करते हैं। पहला चैतन्य केंद्र है शक्ति केंद्र, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो निचला छोर है वहां पे है, और उसके पास हमारी गोनाड्स ग्लैंड्स होती है, जो और उसके ऊपर है स्वास्थ्य केंद्र। तो ये पेड़ू का जो मध्य भाग होता है, पेड़ू का, साइंस के हिसाब से चर्चा करें तो यहाँ गोनाड्स ग्रंथि होती है, और उसके ऊपर आता है तेजस केंद्र, जो कि नाभि के पास है। यहाँ हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। यदि आप बहुत सालों से जुड़े हुए यहाँ तो वो केंद्र पर एड्रिनल ग्रंथि होती है। और मणिपुर चक्र, चक्रास में जहाँ, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। और उसके बाद हमारे दोनों फुफ्फुस के मध्य एक गड्ढा होता है, हृदय का स्थान है, वह केंद्र जहां पे हमारा कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो आनंद प्रदान करता है, थाइमस से ऐसे सीक्रेशन होते हैं जिससे हमें खुशी मिलती, हैप्पी हार्मोन्स जहां हमें मिलते हैं। फिर यहाँ पर विशुद्धि केंद्र, यहाँ पे हमारी दो ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, जो हमारे विकास के लिए, हमारी निर्मलता शुद्धता के लिए यहाँ जो है ये केंद्र है। तो ये विशुद्धि केंद्र है। फिर 13 प्रेक्षा ध्यान के, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, तो यहां तक हम पहुंचे, गले का ये जो भाग है यहाँ विशुद्धि केंद्र। उसके बाद में आता है
प्राण केंद्र, जो जिह्वा का अग्र भाग है वहां होता रिलेटेड है, रस निकलता है। अप्रमाद केंद्र, ये जो कान का हिस्सा है बाहर का भीतर का, ये अप्रमाद केंद्र है। यहाँ हमारे आलस दूर होते हैं, नशा छूटता है, इस प्रकार की हमारी चेतना। यहाँ हम अगर अपने आप को फोकस करें चेतना को, तो ये सब हमें मिलते हैं। फिर आता है चाक्षुष केंद्र, चाक्षुष केंद्र। फिर आता है दर्शन केंद्र, यह अंतर्दृष्टि जगाने वाला स्थान है, और यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ऑफ मास्टर नहीं, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये उससे ऊपर जो ललाट का मध्य भाग है, ये ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र जहां हमारी पीनियल ग्लैंड है। और उससे ऊपर यहाँ ये जो स्थान है वो शांति केंद्र है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस, हमारा जो विज्ञान का हाइपोथैलेमस का स्थान है वो, और जहां से हमारी सारी क्रियाएं संपादित होती है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब ग्रंथियां हमारे जो ग्लैंड्स है वो इस से जुड़ी हुई है। ग्लैंड्स है वो चैतन्य केंद्र से जुड़ी हुई है, मतलब वही स्थान, लगभग वही काम वहां पर होते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि हमारा अस्तित्व द्वैत है और हम मनुष्य हैं। हर प्राणी, हर जिनमें चेतना होती है उनमें एक जैसे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे प्रोडक्शन होता है, जानने की क्रिया होते हैं, खाना होता है, भय सब होता है। लेकिन मनुष्य में कुछ विशेष बात होती है, उसमें क्या है, हाँ, प्रत्येक प्राणी जो है वो अपनी वृत्तियों के हिसाब से जीते हैं, लेकिन मनुष्य में उनको परिष्कार करने की शक्ति भी भगवान ने दी है। तो और उनकी रचना भी इस तरह से हुई है कि उनमें जो अपने आप को बदलने की जो क्षमता है वह भी है। तो इसीलिए, क्योंकि हम में बदलने की क्षमता है, इसीलिए हम प्रेक्षा ध्यान या चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं, और जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हम सबसे पहले, जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो उसमें हम करते क्या है, हम प्रत्येक चैतन्य केंद्र पर जाकर वहां के प्रकंपनों को पकड़ते हैं, वहां जो हो रहा है उसे देखते हैं, प्रकटते हैं, और पूरी गहरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ हम उसको देखते हैं और हम वहां को अनुभव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जब ये किसी भी चैतन्य केंद्र पर या कहीं भी चित्त के द्वारा किया जाता है, जो चेतना का एक हिस्सा है, तो कहते हैं प्रेक्षा ध्यान का एक फंडा है कि जहां जहां चित्त जाता है वहां वहां प्राण जाता है। योग में है ना प्राण, तो प्राण यानी कि शक्ति, जीवनी शक्ति, तो वहां वहां प्राण जाता है। तो चित्त की यात्रा जहां जहां होगी वहां प्राण की यात्रा होगी, प्राण की यात्रा होगी वहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रक्त है, वो सब वहां पर जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो चेतना जहां जहां जाती है और जागरूक रहती है, अप्रमत्त रहती है, और ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ वह जब वहां फोकस्ड होती है, तो वहां हमारी चेतना निर्मल होगी। और जब चेतना, महत्व बता रही हूं कि हमारी जब ये चेतना निर्मल होती है तो क्या होता है, हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक यानी कि हम हमें क्या छोड़ना है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, जानना हमें सब चीज को है। भगवान ने कहा जानना सब चीज है, जितनी भी चीजें अच्छी हो बुरी हो, जानना सब है। लेकिन विवेक का काम होता है जिसे छोड़ना है, जो है
है, जो हीन है, उसे छोड़ना है, और जो उपादेय है, हमारे लिए काम की चीज है, उसे अपनाना है। तो हम जो संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें अपने आप को सामाजिक बनाने के लिए, अपने आप को व्यवहारिक बनाने के लिए विवेक की बहुत जरूरत होती है। और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करने से हमारा इससे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन्स जो ग्लैंड्स हैं, वो भी, उनमें भी बैलेंस हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि हमारे जहां जहां चैतन्य केंद्र हैं वहां हमारे ग्लैंड्स हैं, और जहां चित्त जाता है वहां प्राण जाता है, और वहां एक पॉजिटिव वर्किंग होती है। तो हमने जैसे विशुद्धि केंद्र पे या दर्शन केंद्र पे ध्यान किया, वहां पे अपने आप को फोकस किया, वहां के प्रकंपन देखे, तो वहां हमारी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाएगी। हम हमारे भीतर से समस्याओं के समाधान हम कर सकते हैं। हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई समस्या आई, हमारे भीतर ही उसका समाधान स्वयं हो जाएगा। इस तरह से ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को, हमारा जो कर्मों का झरना है, वह अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंदर से, भीतर से जो वृत्तियां आती हैं, उससे हमारे एक भाव बनते हैं, और वो ही हमारे भाव जब ग्रंथि तंत्र में, नाड़ी तंत्र में पहुंचते हैं, तो हमसे वैसी ही प्रवृत्ति करवाते हैं, वैसी प्रवृत्ति करवाते हैं। जैसे कि भीतर से क्रोध का वेग का उदय है, क्रोध आया, तो हमने क्या किया, हमारे पास योग के 3 साधन है, मन, वचन और काया। तो हम मन से नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, वचन से हमारी गालियां निकलने लग जाती है या अपशब्द निकलने लग जाते हैं, और काया से हमारी थप्पड़ किसी को लग जाती है, या कुछ भी हम ऐसा शरीर से काम करते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। तो ये प्रवृत्ति होती है। जैसे ही वृत्ति आई, क्रोध की वृत्ति आई, मान की वृत्ति आई, अभिमान की आई, माया की आई, लोभ की आई, कोई भी वृत्ति आती है तो हम उसके अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। और जैसी प्रवृत्ति करेंगे तो पुनरावृत्ति निश्चित है। एक तो बार बार वो करेंगे, और एक यहाँ पुनरावृत्ति है जन्म से। एक बार, दोबारा, बार बार कर्मों का बंधन करेंगे, बार बार इस संसार में जन्म लेंगे। और हमारे यहाँ का मकसद है कर्म बंधन से मुक्त होना, स्वस्थ होना। तो इस तरह से हम चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करेंगे, तो हम वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति से को तोड़ सकते हैं। अब हमारे और भी जो स्वास्थ्य है, वह भी हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते समय हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें पूरी तरह से जागरूक स्पंदनों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना है। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अब प्रारंभ करते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव कर लें। आंखें कोमलता से बंद। मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ ऐसे, और वीतराग मुद्रा दोनों हथेलियां, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, और उसे नाभि के पास स्थापित करें। हम 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ें।
एक बार फिर सांस भरें। आवाज आ रही है ना? आ रही, आ रही, आ रही। अब संकल्प करें कि मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पहला चरण है कायोत्सर्ग। पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए। अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। सुझाव दें। पूरा शरीर अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी का पृष्ठ रज्जु का एकदम निचला छोर वहां पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें। वहां के वाइब्रेशन फील करें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पेड़ों के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। आगे से पीछे सुषुम्ना तक चित्त को ले जाना है। पीछे रीढ़ की हड्डी चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले
प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। यहाँ होने वाले वाइब्रेशन को केवल देखना है, केवल जानना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ स्वास्थ्य केंद्र पेड़ों के मध्य भाग, आगे से पीछे प्रेक्षा करें। चित्त को तेजस केंद्र नाभि के भीतर केंद्रित करें। आगे से पीछे तक सुषुम्ना तक चित्त को ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ तेजस केंद्र की प्रेक्षा करें। ये जो नीचे के केंद्र हैं, यह काम केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ वृत्तियां जन्म लेती हैं। हमें शक्ति यहाँ पे रहती है, हमें उसका ऊर्ध्वारोहण करना है। इसके लिए ऊपर के जो केंद्र हैं उन पर हमको ज्यादा ध्यान करना है। आनंद केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करने के लिए आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। आगे से पीछे चित्त को ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ आनंद केंद्र की प्रेक्षा करें। आनंद यानी कि शुद्ध चेतना, जहां न प्रतिक्रिया है, न राग है, न द्वेष है। ऐसे आनंद की प्राप्ति आनंद केंद्र पर प्रेक्षा करने से मिलेगी। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करें। आगे से पीछे
सुषुम्ना तक चित्त को ले जाएं। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। कंठ का स्थान, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ विशुद्धि केंद्र की प्रेक्षा करें। वहां जो भी हो रहा है उसे केवल देखें, केवल जानें। चित्त को ब्रह्म केंद्र भर में रहे। वहां पर होने वाले प्राण की प्रकंपनों का अनुभव करें। स्वाद विजय का स्थान है, ब्रह्मचर्य का स्थान है। यहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। चित्त को प्राण केंद्र, नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ प्राण केंद्र की परीक्षा करें। चित्त को दाएं कान पे ले जाएं। जलेबी के आकार में भीतर, बाहर, मध्य, सब स्थान पर कान की परीक्षा करें। अप्रमाद कान, और वहां पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करें। चित्त को घुमाएं कान के भीतर, बाहर। अलका जी, मधु जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए अलका जी। ठीक है। सभी अपना चित्त अप्रमाद केंद्र पर, अप्रमाद केंद्र कान, कान की छोटी पड़ी, बड़ी पड़ी, बाहर का भाग, अंदर के भाग पर चित्त को घुमाए। पूरा ध्यान चित्त पर, कान पे केंद्रित करें। वहां होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। अप्रमाद केंद्र नशा मुक्ति के लिए और विवेक जागृति के लिए काम करता है। चित्त को
दर्शन केंद्र पर ले आए। दोनों भ्रुकुटी के बीच में दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ वहां होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। के प्रकंपनों का अनुभव करें। अंतर्दृष्टि जागृत होती है। चित्त को दर्शन केंद्र से ज्योति केंद्र पर ले जाए। ललाट के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह चित्त को केंद्रित करें। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। मस्तिष्क के ललाट से लेके पीछे तक पूरा राउंड है इसमें ज्योति के अपेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा से ऊपर शांति केंद्र, चित्त को शांति केंद्र पर ले जाए। शांति केंद्र, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। शांति केंद्र से चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर चित्त को ले जाए। गहरी एकाग्रता के साथ वहां होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का परिणाम शक्ति का जागरण। हमारे शरीर में जो शक्ति केंद्र है वहां से लेके हम ज्ञान केंद्र तक हमारी शक्ति ऊर्ध्वागमन हो रही है। सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से ये प्राण धारा प्रवाहित होकर ऊर्ध्वगामी बनती है। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की ओर अंतर यात्रा। नीचे के केंद्र में संग्रहित प्राण ऊर्जा ऊपर तक। प्रेक्षा के द्वारा देखने जानने से क्रोध, अभिमान, वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या सारी वृत्तियां
बदल सकती है। और नीचे के जो केंद्र होते हैं वहां नाभि के आसपास ये राग द्वेष सारे केंद्र है। उसी से हमें ऊपर जाना है, ऊपर तक, और ज्ञान केंद्र पर आना है। धीरे से धीरे से आंखें खोले। अभी हमने चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग किया। शुरू में हमें मधु जी ने बताया था इससे विवेक का जागरण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है विवेक, क्योंकि हमारी निर्णय शक्ति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारे अंदर पाश्विक वृत्ति भी होती है, असभ्य संस्कृत परंपरा पुरानी जो होती है वो भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें गुस्सा आ जाता है और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस पर अगर हमने विवेक किया तो ये विवेक का जागरण करने के लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको बताया गया था अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत काम करती है। प्रत्येक जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अंतःस्रावी ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी है और इसका असंतुलन होता है तो पूरे जीवन पर उसका प्रभाव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र अगर असंतुलित हुआ तो वो मस्तिष्क को परिणाम करता है और इससे अपनी विचारधारा विकृत होती है और फिर व्यक्ति कभी घबरा जाता है, भय हो जाता है, ऐसे अनेक अलग अलग वृत्तियां निर्माण होती है। तो इस प्रकार चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण संतुलन होता है तो बहुत अच्छी तरह से हमारा जीवन जी सकते हैं विवेक के साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक उपचार जहाँ काम नहीं करते हैं वहां चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हमारे काम करते हैं। जैसे नशा मुक्ति है तो हमारे अप्रमाद केंद्र कान पर अगर हम चैतन्य केंद्र का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा नशा की जो आदत है वो भी छूट जाती है। और नशा की आदत ही नहीं है, बाकी आदतें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि आप जानते हैं कि कभी छोटी भी आदत हो, चाय पीने की भी आदत हो, तो भी वो भी यस। आदत ही है। और हमें अगर आदतें बदलनी है तो कुछ तो उपाय चाहिए। तो वो उपाय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ये चित्त की यात्रा है, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक। मधु जी आपकी आवाज आ रही है तो आप बात कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए मधु जी अपने आप को। चैतन्य केंद्र हाँ प्रेक्षा वो मैं चर्चा कर रही हूँ। हाँ हाँ थैंक यू आपको अलका जी। मेरा ये पता नहीं क्या हुआ, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो हो गया जाता है, अपने आप ही। ये सब चलता रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। ऐसा होता है तो हमारे आनंद भाई जी कंटिन्यू करते हैं, राजू भाई जी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तो हम सबको यही साथ मिलजुल के, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी है, साथ देती है, वैसे ही हम ये सारा परिवार है। कहीं एक जगह प्रॉब्लम आई तो दूसरा हेल्प करता है। वो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है, ये परिवार केंद्र प्रेक्षा है। तो चलिए आप बात कीजिए। तो मधु बहुत जी अच्छा हुआ आपने संभाल लिया मेरा। मेरे को तो पता भी नहीं चला कब वो हो गया, क्योंकि मैं ध्यान करवाती हूँ तो आंखें बंद करके ही करवाती हूँ, खुद भी और उसको फील करती हूँ। और तो फिर पता आज मैंने भी लाइट बंद करके इतना ध्यान किया कि मुझे आनंद भाई जी जब बोल रहे तब समझ में आ रहा है कि मधु की आवाज बंद हो गई है। और फिर मैंने तो ऑफ किया था लाइट बिट सब, तो मेरा भी ध्यान लग गया था, तो मुझे भी ओम समझ अरहम। में ओम आया। अरहम। चलिए अभी समय किस आपकी आभारी हूँ आनंद भाई साहब, अलका जी, राजू जी। आपने मुझे ये अवसर दिया मेरे विकास के लिए, हम्म और उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और यहाँ जो भी करते हैं
ध्यान रेगुलर जो जुड़े रहते हैं वो तो बहुत ही फायदा इससे ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा अपना विकास कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस किसी को पूछने तो अभी हाथ ऊपर करे एक एक। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बारे में बात करेंगे हम, और आपको डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन किसी का हो तो क्वेश्चन भी पूछ कीजिए, सकते और जी। कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। अभी हमने ज्ञान केंद्र पर लास्ट है, ये ज्ञान केंद्र, ये मस्तिष्क का केंद्र है। ये सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। तो जब हम प्रेक्षा करते हैं ना, तो यहाँ तक, जैसे सहस्त्राकार बोलते हैं ना, वो पूरे हजारों पंखुड़ी वाला होता है, वैसे ये केंद्र है। तो इसको जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो इसको जागरूक करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरा है, मैंने बतला करवाया, तो वो यहाँ आता है, वो शांति केंद्र। पहले पिक्चर भी दिखाया था, शांति केंद्र वो अग्र मस्तिष्क है हमारा। ये बहुत पावरफुल है। इसका संबंध भाव धारा से है, भाव धारा से। जो हमारे भाव होते हैं वो यहाँ होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी हमें शांति केंद्र पर प्रेक्षा भाव धारा में परिवर्तन होने के लिए काम है। यहाँ हम करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर में उतरने वाली सारी शक्तियां ऊपर आती है। तो बुद्धि, स्मृति, चिंतन, ये सब यहाँ होता है। यहाँ जब हमारे शांति केंद्र पर आता है तो भाव धारा का परिवर्तन होता है। जैसे ज्योति केंद्र पर आता है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पिट्यूटरी और पिनियल, ये जो दो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथियों का यहाँ साथ होता है, ये दोनों का अक्सर। और ये हमारे दर्शन केंद्र भी यही है, नीचे दर्शन केंद्र और यहाँ ललाट। यहाँ जो है वो पिट्यूटरी और पिन्यूल का साथ हमारे साथ रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन है ये श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान। ये बहुत शांति देता है, ये पवित्रता देता है, और ये अपने लिए बहुत ही उपयोगी। और दर्शन केंद्र तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा केंद्र, अच्छा है, इम्पोर्टेंट केंद्र है। यहाँ अगर हमारा, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, तृतीय नेत्र कहते हैं, ये अगर जग गए तो क्या पूछना, अंतर यात्रा पूरा अंतर के अंदर के सब जागृत हो जाए। ये दर्शन केंद्र पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि का क्षेत्र है। इसका इसके पिट्यूटरी का फेल हो जाती है तो आदमी कोई सही निर्णय ले ही नहीं सकता है। तो सही निर्णय लेने के लिए इसकी बहुत जरूरी है। और ज्योति केंद्र, और ये दोनों पास पास में, दर्शन केंद्र। सो पिनियल और पिट्यूटरी, ये दो ग्रंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ग्रंथियों के लिए ये चैतन्य केंद्र बहुत बहुत उपयोगी है। ज्योति केंद्र और दर्शन केंद्र के करने वाले साधक कहते हैं कि शिव बन जाते हैं, इसीलिए उसको तृतीय नेत्र जागृति कहा गया है। तो अध्यात्म ज्योतिष के अनुसार दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र दोनों पर बृहस्पति का प्रभाव, जुपिटरी का प्रभाव होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा पर पूरी सीरियल चलाओ, इतना बड़ा वो विषय है। तो ये विशुद्धि केंद्र कंठ है, यहाँ थायराइड है और पैराथायराइड है। तो ये बहुत हमारे लिए जरूरी है कि चयापचय भी यहाँ होता है। थायराइड के स्राव जीवन को गति देती है, नियंत्रित करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो इसीलिए विशुद्धि केंद्र पर की प्रेक्षा करने से क्या हो जाएगा, वासनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। यहाँ का निर्मलीकरण, विशुद्ध नाम ही विशुद्धि है, तो यहाँ शुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार सब केंद्र को जानना है। आनंद फुफ्फुस के हमारे थाइमस ग्रंथि यहाँ है, थाइमस ग्रंथि आनंद हृदय के पास है यहाँ। तो यहाँ अगर हमने प्रवेश किया तो समझ लो, हम बोलते हैं ना, अनंत आनंद की अनुभूति करनी है। तो ये केंद्र भाव धाराओं को सक्रिय करने वाला केंद्र है। आनंद केंद्र भाव धाराओं को हमारे निर्मल कर देता है, परिष्कृत कर देता है। और इस तरह नीचे आएंगे, नाभि पे तेजस केंद्र, तेजस केंद्र है। इसका संबंध एड्रिनल ग्रंथि से है, एड्रिनल ग्रंथि है। और ये जो है हमारी ग्रंथि, यहाँ एड्रिनल ग्रंथि का जो स्रोत है, उससे संबंध पाचन क्रिया से भी होता है, पाचन क्रिया से भी होता है। तो इस प्रकार तेजस केंद्र अग्नि का स्थान है, तेजस केंद्र अग्नि का स्थान है। यहाँ बहुत उष्मा होती है, तेजस्विता होती है, गर्मी होती है। तो ये विशुद्धि केंद्र के जागरूक करने से भी हमें
हमारा बहुत सारी जो शक्ति है वो अगर जागृत हो गई तो बहुत सारी वृत्तियां शांत होती है। और अध्यात्म ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये सूर्य का भी केंद्र माना जाता है। और मेन अपना है स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र। दो केंद्र मैं इसलिए बता रही हूँ कि शुरू में मधु ने बताई है, मैं ग्रंथियों के साथ जोड़ के आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ जोड़ के बता रही हूँ। तो लास्ट स्वास्थ्य केंद्र आप जानते अपने नाभि के अंगुली 4 अंगुली नीचे, और ये हमारे पेटू के नीचे जननेंद्रिय का स्थान है। यहाँ यह गोनाड ग्रंथि है और ये काम क्षेत्र का प्रभाव है। तो ये क्षेत्र को अगर हम यही रहे ना तो दिन भर हमें वही आकर्षण, बाहर का दुनिया का आकर्षण शक्ति। तो नीचे के केंद्र होते वो सब बाहरी दुनिया को है। अगर ऊपरी दुनिया को जाना है तो ऊर्ध्वगामी करके हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार बहुत सारे केंद्र, मैंने छोटे छोटे ब्रह्म केंद्र के बारे में नहीं बताया। ये जिह्वा का स्थान है, जिह्वा का स्थान है, वो ब्रह्म केंद्र है। तो ये भी जागरूक करना, रस का संयम, ये जीवाग्रह में प्रेक्षा में ब्रह्मचार्य के लिए भी बहुत उपयोगी बोलते हैं। ये प्राण केंद्र नासाग्र पर केंद्र है, ये मुख्य केंद्र है। इसका तो इतना इम्पोर्टेंट है कि अपने भगवान महावीर नाक पर बहुत ज्यादा ध्यान करते थे। कई ऋषि साधी नाक पर को पॉइंट पॉइंट केंद्रित करते हुए ध्यान करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी मुख्य प्राण का केंद्र है। अपन अभी प्राण जान रहे तो इसका भी बहुत है। तो हम जो अनिमेष प्रेक्षा करते हैं इसके लिए ये बहुत उपयोगी है। संकल्प के विकास होता है इससे। आंखों का है चक्षु केंद्र, यह तब इन सब का ग्रंथियों से संबंध है। अभी आप क्वेश्चंस पूछ लीजिए। पहले तो राका जी का हाथ है ऊपर। राका जी आप बात करते हैं और मधु जी आप जवाब दे सकती है, बोलिए। आप अनम्यूट कर दीजिए राका जी और बात कीजिए। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से आपने चक्रों के बारे में बताया अलका जी। चक्र जो पुराने साधक है जो साधना करते हैं वो फिर सब केंद्रों की यात्रा जो पहिए की भांति, चक्र की भांति नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते हुए करते हैं। तो बहुत ही एक आनंद की अनुभूति होती है उसमें, परम आनंद की अनुभूति होती है उसमें। यस हाँ राका बिल्कुल। जी राका बोलिए। जी, ओम राका आरम, जी। ओम आरम, जय जिनेन्द्र। ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हम बैठकर करें या लेटकर भी कर सकते हैं, और कायोत्सर्ग की मुद्रा बोले तो कौन सी है? देखिए राका जी, अलका जी, नियम ऐसा है, कोई भी ध्यान है वो बैठ के करोगे तो ज्यादा फायदा होता है। अगर खड़े रह के करोगे तो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। परंतु जैसी शारीरिक परिस्थिति होती है वो समझना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी कारण, बीमारी के कारण या कोई दूसरी प्रॉब्लम के कारण वो बैठ नहीं सकता तो वो सो के कर सकता है। ना करने के लिए कोई मना ही नहीं है। परंतु जब इफेक्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए तो बैठ के बहुत अच्छा उपयोग होता है। और कायोस्वर की मुद्रा ऐसे नहीं बोलते, कायोस्वर एक स्थिति है जिसमें पूरी बॉडी को शिथिल शिथिल इतना शिथिल कर देते ताकि पूरा अपना कंसंट्रेशन शरीर पर नहीं रहते हुए जो सूचनाएं मिल रही है उस पर जाता है। वरना शरीर में तनाव रहेगा तो आप उस तनाव की ओर ध्यान देंगे। तो कायोस्वर ये प्रेक्षा ध्यान के लिए प्रारंभ भी है अंत भी है। कायोस्वर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कायोस्वर की मुद्रा में यानी पहले सूचना देते कि कायोस्वर यानी शरीर की शिथिलता करवाई मधु जी ने, पूरा शरीर को शिथिल किया। और फिर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हो, कोई भी ध्यान हो केंद्र, वो कायोस्वर के बाद ही शुरू करते। तो इसीलिए कायोस्वर इंपॉर्टेंट। ओके, ओम अरहम, ओम अरहम। और किसी को कुछ पूछना है? और एक बात चैतन्य है, के 13 केंद्रों की यात्रा होने के बाद जब हम चक्र की भांति जब चित्त को घुमाते हैं, उस समय खड़े होकर अगर किया जाए तो उससे और ज्यादा उसमें मेरे ख्याल से अच्छी तरह से होता है। क्यों अलका जी? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने शायद वो लास्ट वाला किया ही नहीं क्योंकि बीच में मधु का दे रहे थे और फिर वो वापस आ रहे, तो वो इतना एंड वाला परफेक्शन नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं है, मीना जी को बात करनी है तो मीना जी को अनम्यूट कर दीजिए। ओके, मैं मीना जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मीना जी बोलिए। हाँ जी, जय जीनंद। मुझे ये पूछना था कि जो ये बेली बटन के नीचे जो बताए हैं ना, उनको जरा हाथ लगा के बता दें कि कहाँ पर हैं। कौन सा?
पेट पेट के नीचे जो बताए ना आपने। 3 चक्कर, पेट के नीचे वाले 3 चक्कर। हाँ आप हाँ, ये तेजस केंद्र है। और इसके 4 अंगुली नीचे, 4 अंगुली नीचे स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे। हाँ, नाभि पर ये उंगली मेरी नाभि पे, ये तेजस केंद्र, 4 उंगली नीचे ये स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके नीचे शक्ति केंद्र है। एक बार पिक्चर दिखा दीजिए वापस ठीक मधु है। जी। हम आनंद भाई, आनंद के एक बार फिर वापस चित्र को हाँ, रिपीट करेंगे मैं तो ध्यान। पिक्चर शेयर करूंगा थोड़ी देर में, तब तक कंटिन्यू। और हाँ, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप ले सकते हो। ये मानसिक संतुलन के लिए बहुत उपयोगी है। सारे केंद्र अगर व्यवस्थित संतुलित हो गए इस चैतन्य केंद्र, तो इसमें मानसिक बहुत संतुलन हो जाता है। अध्यात्म की निष्पत्ति के लिए भी ये सब बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आदतों का परिवर्तन होता है। फिर दूसरी है अंतकरण का परिवर्तन होना है। तो ये सब केंद्रों की निष्पत्ति है, वो अंतकरण के परिवर्तन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये जो चेंज होते हैं ना, वो भी शिविर में आते हैं ना, तो बदल जाते, अपने आदतें छूट जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे चैतन्य केंद्र निर्मलीकरण का काम करते हैं। निर्मलीकरण, प्रत्येक केंद्र को निर्मल करना बहुत जरूरी है। उदाहरण देते हैं, आपको बताती हूँ मैं। पुराने जमाने में एक रत्न कमल थे, रत्न कंबल, नाम सुना होगा आपने। पुराने जमाने में रत्न कंबल थे, उनकी धुलाई पानी से नहीं होती थी। रत्न कंबल की धुलाई है, वो पानी से नहीं होती थी, उसको अग्नि में डाल देना पड़ता था, तब ये रत्न कमल अग्नि में डालने के बाद निर्मल हो जाते थे। कितनी बड़ी बात है। रत्न कमल, उनकी बहुत कहानियां भी है। तो वो साफ करने के लिए पानी काम नहीं आता था, अग्नि में डालना पड़ता था। और बाकी पानी में डालो तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई वो साफ नहीं होगा। तो इसका मेल पानी से साफ नहीं होता, इसकी सफाई आग द्वारा ही होती है, रत्न कमलों की। वैसे जब हम चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा करते हैं, तब क्या होता है, विद्युत की धारा होती है, एक विद्युत की धारा चलती है, प्राण की धारा चलती है। और वो प्राण की धारा इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि वो ये सारे केंद्र साफ करती है। तो एक सबसे निर्मलता, और अपने आप को अगर एक एक केंद्र को साफ करना है तो ऐसे साफ होगा नहीं। जैसे रत्न कमल पानी से साफ नहीं होते, उसी तरह शरीर को तेज, तेज कैसे आएगा, प्राण, प्राण जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो विद्युत की धारा होती है, वो तेज हो जाती है, और वहां सारे मैल हमारे साफ हो जाते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, हमारी मधु जी बहुत सुंदर कविता सुनाती है। राजू भाई, उनकी कविता सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मधु के हर कविता का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समय है तो हम एक काम, अनिल जी और पुष्पा जी की बात सुनने से पहले एक बार मैं चाहती हूँ कि हम एक मधु की कविता सुने। तब तक शायद अगर वो पिक्चर आ गया तो वो भी काम का आएगा। तो मधु जी, मैं चाहती हूँ कि एक कविता भी आप सुना दीजिए, क्योंकि इनकी जो कविता होती है वो इतनी अच्छी लगती है मुझे। हमेशा ही मैं चाहती हूँ कि कविता उसकी सुने। तो मैं निवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन, मधु जी प्लीज आप एक कविता सुना दीजिए। फिर पुष्पा जी आप और अनिल जी आपके क्वेश्चंस में चित्र आ जाएगा ना, उसी के साथ ले सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ अच्छी तरह से पिक्चर में आपको डिटेल में पता चलेगा केंद्र कहाँ है। तो ये देखिए, नीचे शक्ति केंद्र होता है, ये नाभि पे तेजस केंद्र है। देखो मैं बांध दिखा रही हूँ। तो एक हाँ। एक केंद्र है, देखिए आप देख लीजिए। ये मस्तिष्क है, ये ज्ञान केंद्र है। उसके नीचे एकदम सामने हमारे आ जाएगा वो शांति केंद्र है। उसके बाद में जो आता है वो ज्योति केंद्र है, ये देखिए ललाट के बीच में, दोनों भ्रुकुटी के बीच में है, वो हमारा दर्शन केंद्र है। फिर ये चक्षु केंद्र है, आंख। फिर अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ये जो जीवी है वो ब्रह्मा केंद्र। फिर विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, फिर तेजस केंद्र। देखो ध्यान में रखना है ना, तो बहुत इजी बात बताती हूँ मैं। 1 2 3 4 5, ये जो 5 केंद्र है हमारे, वो गले के नीचे 5 केंद्र है। ध्यान रखने के लिए आपको इजी रहेगा कि ये 5 केंद्र नीचे है, और उसके बाद में कितने केंद्र है वो बाकी सब ऊपर आएंगे। तो पहले ये क्लियर करते जाइए कि केंद्र कहाँ से कहाँ तक है। अभी मुझे लगता है कि आप पुष्पा जी, आपकी बात जिसको करनी है वो दूसरे बात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पूछ लीजिए। अनिल भाई जी एक बार क्वेश्चन पहले करती कविता सुन ले। कविता सुने, चलिए मधु जी कविता।
समय है अभी, हम हमारे पास कविता सुन लेते हैं। इस कविता में जो है कि हमें सापेक्षता के मूल्य को समझना चाहिए। हर किसी व्यक्ति मतलब हर किसी के सहयोग से हम काम कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं ये कर रहा हूं, घर में हो चाहे बाहर, तो वो अहंकार को पालता है। तो कविता सुनिए। कहती है दीप शिखा, मिट कर भी औरों को रोशन करती मैं, फिर भी इस बात का कभी अहंकार नहीं करती मैं, क्योंकि मैं जानती हूं मुझे रोशनी के लिए दीपक का आधार चाहिए, जलने के लिए तेल और बाती का साथ चाहिए, जलाने वाला एक अग्निमय चेतन हाथ चाहिए, तब मेरे साहस की बाती जलती है, अंधियारों में रोशनी भरती है। सुनो, दुनिया को रोशन करने की चाहत रखने वालों, यदि सापेक्षता के मूल्य को समझोगे तो युगों युगों याद रखे जाओगे। मैं अकेला मैं, इस भ्रम को यदि पालोगे तो अहंकार की अग्नि में भस्म हो जाओगे। रावण की तरह हर हर दिन हर चौराहे पे जलाए जाओगे। रावण की तरह हर दिन हर चौराहे पे जलाए जाओगे। तो व्यक्ति को कोई भी कार्य करे तो ये सोचना चाहिए मैं हूं नहीं, बहुत लोगों का सहयोग मिलता है, तब मैं ये काम कर पाता हूं। तो इसी भावना के साथ ओम अरहम। बहुत ओम सुंदर। अरहम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां, छोटी सी कविता में बहुत सार की बात आपने बताई। बहुत सुंदर। पुष्पा जी। यस। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मधु की कविता बहुत अच्छी लगी, वैसे वो मेरी फ्रेंड है। और सही कहा मधु ने, सूरज अकेला चमकता है तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता, उसकी गर्मी अच्छी नहीं लगती है। और चंद्रमा है, वो चांद तारों को लेके चलता है तो उसकी ठंडक और उसकी रोशनी सबको बहुत अच्छी लगती है। ये तो मधु के लिए था। मेरा अलका जी से ये पूछना है कि मैं हमेशा ज्योति केंद्र पर ही ध्यान करती हूँ और केंद्रों की तरफ मैंने कभी कुछ प्रयास नहीं किया, तो मुझे वापस क्या नीचे से सारे केंद्र के ऊपर ध्यान करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है कि, पुष्पा जी, कि केंद्र क्या करते हैं कि सारा शक्ति ऊर्ध्वगामी ले जाते हैं, हमारी शक्ति नीचे पड़ी रहती है। और नीचे पड़ी रहती है तो फिर हमारे समस्याओं का वो निर्माण कर देती है। जैसे बाहर का अट्रैक्शन लगना, ये अच्छा नहीं, ये चाहिए मुझे, वो लेना है, कितनी साड़ियां हो तो भी और दो चाहिए, नहीं आई है वो तो मुझे चाहिए। ये जो बाहर का आकर्षण है वो कम करना है और अंदर भीतर जाने का है, तो हमें ऊर्ध्वगामी करने के लिए ये जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा है ये बहुत उपयोगी पड़ती है। तो उसके मेन केंद्र तो पहला तो क्या होगा कि आपको निर्मलीकरण तो करना जरूरी है, क्योंकि मैल तो सब चढ़ते ही रहते हैं। तो सारे केंद्र अगर निर्मल हो गए तो बहुत होगा। दूसरा, आनंद की जागृति करनी है तो भी आपको ऊपर जाना पड़ेगा। और तीसरा है शक्ति का जागरण। तो चैतन्य केंद्र में मुख्य 3 काम परिणाम ध्यान रखने हैं अपने को, कि प्रत्येक का निर्मलीकरण, आनंद का अनुभव करना है और शक्ति का जागरण करना है। तो आपको ये जरूरी है कि आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी करें। ज्योति ओम केंद्र अरहम। बहुत उपयोगी है। अनिल जी, ओम अरहम। अनिल और कुछ पूछना है पुष्पा जी? नहीं, अनिल जी अंतर्यात्मा बेंगाली। क्या होती फिर है? डांगे सर। आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, डांगे सर। पहले अनिल अनिल जी जी के बाद बोलेंगे डांगे और सर। डांगे सर तो बहुत बढ़िया बताएंगे। उनका तो बात, छोटी सी बात भी वो भी बहुत गहराई के बाद साथ बता देते हैं। अनिल जी, आपका प्रश्न पूछ लीजिए पहले। जय जिनेन्द्र। आ हाँ रही है, बोलिए, आवाज आ रही आवाज है। आ रही है, बोलिए मेरा प्रश्न। प्रश्न था कि काम वासना का संबंध और खुशी का संबंध कौन से चैतन्य चैतन्य केंद्र से है? मधु जी बता दीजिए अभी आप। जैसे काम वासना का क्षेत्र जो है वो है हमारे नीचे का जो गोनाड्स की स्थान है, जैसे तेजस केंद्र और नीचे के तीनों, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और शक्ति केंद्र। यहाँ पे शक्ति रहती भी है, और लेकिन वहां अगर हमारी ऊर्जा रहे
अगर वहीं पे काम करे तो हम क्या बाहरी दुनिया में घूमते रहेंगे, इच्छाएं वासनाएं बस इन पे ही। लेकिन हमको करना क्या है, हमें तो जाना है मोक्ष की तरफ, हमें शुद्ध होना है, तो हमें ऊपर की चैतन्य केंद्रों की और शक्ति को ले जाना है। इसके लिए चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में ऊपर के चैतन्य केंद्रों पर भी ध्यान किया जाता है, वहां से उठाकर हम ऊपर की तरफ अपनी सारी चेतना को ले जाते हैं। तो काम वासना के क्षेत्र इसलिए हैं क्योंकि वो अप्रशस्त क्षेत्र है, वहां अगर चेतना रहेगी अपनी तो हम बाहरी दुनिया में घूमते रहेंगे, हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होगी। इसलिए नीचे के स्थान से शक्ति तो वहीं रहती है, वहां से उठाकर हमें ऊपर तक ले जाना है। ओ बस एक मैडम मिनट, बहुत सुंदर अनिल बहुत जी, सुंदर। डांगे अनिल सर जी कुछ का कहना है आपको? एक मिनट हाँ सर। आनंद भाई जी, अनिल जी का प्रश्न था कि काम केंद्र कौन सा है। काम केंद्र को अंतःस्रावी ग्रंथि में कहते गोनाड। कौन सा? गोनाड्स काम ग्रंथि है। और ये कौन सी थी? पेड़ू होता है ना, मतलब नाभिक के नीचे 4, ये जो होती है ये हमारा काम केंद्र है। ये प्रभाव का क्षेत्र है, काम ऊर्जा की अभिव्यक्ति का केंद्र है। ये आपका प्रश्न था, वो ये केंद्र वो है। आपके समझ में आया? और बाकी मधु यस। ने बताया कि वहां अगर शक्ति पड़ी रहती है तो बाहर की दुनिया का आकर्षण रहता है, वो कम करना है तो ऊर्ध्वगामी शक्ति करेंगे तो वो आकर्षण कम होता जाएगा और आप भीतर जाते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हमारे मेन राजू भाई जी इंटरनेशनल केंद्र चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह उनकी कल की क्लास के बारे में मैंने सुना, मैंने अटेंड नहीं कर पाई, पर राजू जी बहुत इतना सारा कुछ क्लास में आपने लिया, डांस भी करवाया, वाओ। चलिए राजू भाई, यस यस, दैट्स बहुत ग्रेट, बहुत वंडरफुल। बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर सेशन। पहले तो मैं मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करें। बहुत ही सुंदर सेशन, कम समय में बहुत कुछ देने की कोशिश की और उस पे और ऑर्नामेंट चढ़ाए हमारे अलका जी ने। बहुत उसपे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है। और डेफिनेटली हमें अगर उड़ान लेना है तो नीचे से ऊपर ही जाना पड़ेगा। आपको ने देखा होगा मिसाइल जब उड़ता है तब सब ऊपर की ओर जाता है और एक एक पार्ट छोड़ता है। तो उसी तरह हमें हल्का होना है। हल्का जो व्यक्ति है वही उड़ान ले सकता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ज्योति केंद्र है, अलग अलग केंद्र है, दीज आर द सेंटर्स ऑफ आवर सिस्टम। अनेक ह्यूमन बॉडी अलग अलग सिस्टम से बनी होती है और उसके जो सेंटर पॉइंट्स है और उसमें जो ग्रंथि है अंतरस्रावी ग्रंथि, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें से जो सिक्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड हार्मोन्स। जो हार्मोन्स होते हैं वो अगर अच्छे सिक्रेशन होते हैं तो हमें फीलिंग अच्छी आती है और हमारा जो चैतन्य है उसी पे डिपेंड होता है सही मायने में। जैसे हैप्पी हार्मोन्स है एंडोक्राइन ग्रंथि में सीरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, डोपामाइन, ये जो है ये हमारे सिक्रेशन होने के कारण हमें फीलिंग भी अच्छी आती है और हमारा आध्यात्मिक प्रवास भी बहुत अच्छा होता है। तो आज के जो अलग अलग केंद्र के बताए, ये केंद्र ज्यादा हमारे, हम हमेशा बताते कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर। तो इसमें ये सूक्ष्म शरीर का एक भाग है और ये इस टाइप से अगर हम ध्यान करते हैं, केंद्र का ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो चेतना है, क्योंकि जो छठवां तत्व है वो चैतन्य ही है। पंच तत्व के अलावा जो जो अमर तत्व है वो चैतन्य है। और ये चैतन्य का प्रवास बहुत बढ़िया प्रवास है। और आंतरिक प्रवास हम हमेशा बोलते हैं कि एंडलेस है। बाहर की यात्रा एक बहुत लिमिटेड है, लेकिन अंतर की यात्रा इट हैज नो लिमिट, इनफाइनेट है, इनफाइनेट। जितना आप अंदर का प्रवास करेंगे उतनी आपको अनुभूति बहुत, और यह अनुभूति का शास्त्र जो है ये इंडिविजुअल शास्त्र है। हर व्यक्ति को जो प्रक्रिया करने के बाद शरीर की अनुभूति नहीं आएंगी, अलग अलग अनुभूति आएंगी। अनुभूति और अनुभव ये अलग है। यू कैन शेयर द अनुभव, एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, अनुभूति आप शेयर नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली फील। तो ये जो है ये सब प्रोसेस करने के बाद जो मधु जी ने बताया बहुत सुंदर बताया। अगर ये हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। अगर प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी अनुभूति आपको आना ही आना है, आना ही आना है। मे इट टेक्स अ टाइम। तो लेकिन ये सब प्यूरिफाई, खुद को प्यूरिफाई करने की, बुद्धत्व के ओर जाने की, शुद्ध के ओर जाने की आपकी ये प्रक्रिया है और बहुत सुंदर प्रक्रिया थी। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, अलका जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। और आनंद ओ मधु सर, मैडम
धन्यवाद। आप अनेक अच्छे अच्छे ट्रेनर हमें देते हैं और बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है। अ सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो निश्चित रूप से हमें खूब बहुत सारे विचार इस माध्यम से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। समय हो रहा है हमारा। ओम अरहम, ओम अरहम। समापन की ओर चलेंगे, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। अशोक जी, Thank you, आप thank बाद में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप बाद में लेते हुए आप स्लोगन के साथ बता दीजिएगा। मैं तब तक मेरी प्रक्रिया पूरी कर लेता हूँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। बहुत बहुत गुरुदेव धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों संस्थाओं की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। जय जिनेन्द्र। यस, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। उसमें एक प्रश्न था कि अपन प्रेक्षा ध्यान के साथ चैतन्य केंद्र करें तो वो सुबह के टाइम ही अच्छा रहता है कि कभी भी कर सकते हैं? ध्यान लग जाएगा दोपहर शाम को? किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपका ध्यान लगे उस समय आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कर लेते हैं, कर लीजिए। सुबह का समय तो बेस्ट होता ही है, उस समय सारी क्रियाएं हमारी एकदम, हम भी एकदम तरोताजा रहते हैं और उस समय मन भी बहुत शांत रहता है, तो सबसे बेस्ट समय तो वो है। लेकिन अगर आपको कोई भी समय मिले तो आप चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कर सकते हैं, जब भी आप अपने आप को उसमें अनुकूल। अशोक जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सुचेता जी शायद कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी, समय तो हो चुका है, फिर भी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। यस। जय जिनेन्द्र। कुछ नहीं, ऐसे ही कि बहुत सुंदर हुआ क्लास आज का। थोड़ा सा मैं उठ बैठ के कर रही थी, लेकिन सही में जैसे राजू भैया ने बोला कि अनुभव और अनुभूति अलग होती है, वैसे ही मेरे साथ होता है। अनुभूति बहुत अच्छी होती है लेकिन बता नहीं पाते हम, ध्यान बहुत अच्छा होता है। और जो अलका जी ने तुरंत आप लोगों का एक क्लास की खासियत बहुत अच्छी है कि एक अगर रुक जाता है तो दूसरा थम के आगे लेके जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लास वहां पे रुकती नहीं है, चलो आगे चलते हैं, दूसरा थम के आगे लेके जाते हैं। बहुत सुंदर। अलका जी के बारे में और आपके बारे में तो शब्द ही नहीं है, सही में बहुत देखिए सुचेता जी, धन्यवाद। टीम वर्क किसको कहा जाता है? यही तो टीम वर्क है। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो सब जब साथ होते हैं तो हमारे कदम रुक नहीं सकते। सही में कदम रुक नहीं सकते। सबका साथ, सबका विकास। यही मधु ने कविता में भी बहुत सुंदर, कविता में भी समझा दिया। सुचेता जी, टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। सही सही। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ऊपर कीजिए सब एकदम ओम जोरदार। अरहम। अशोक जी, अब स्लोगन के साथ समापन करवा दीजिए। हाथ करिए अपन, सब हाथ के साथ कीजिए। यस यस। बोलिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथी रे। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। जय जय। ओम अरहम,
नवरात्रि आनंदमय हो, खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। गुड डे इसी टू भाव के एवरीवन। साथ ओम आज का आरम। सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम आरम। यस सर। Yes. धन्यवाद।